अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज हम पढ़ेंगे वेरियस ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। बायोलॉजी की ब्रांचेस और जेनेटिक्स की ब्रांचेस में बहुत सी आपको ब्रांचेस कॉमन नजर आएंगी। बेसिकली बायो की वो ब्रांचेस जिनको जेनेटिक्स के पहलू से देखें वही जेनेटिक्स की ब्रांचेस हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ आपको ब्रांचेस नई भी लगेंगी यहाँ पर, लेकिन ज्यादा से आप पहले ही फेमिलियर हैं। वो फर्स्ट ब्रांच जो है वो है क्लासिकल जेनेटिक्स। जैसे आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इसी तरह से जो है जेनेटिक्स उसमें क्लासिकल जेनेटिक्स है। तो क्लासिकल जेनेटिक्स बेसिकली क्या है, फाउंडर है ये जेनेटिक्स की। जो सबसे पहले मेंडल की जो डिस्कवरीज थी उनको उनके ऊपर रिलाय करती है। मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने कोई चीज प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन किया था, कोई मेथड्स यूज किए थे, टेक्निक्स यूज की थी उसकी जेनेटिक्स फाइंड आउट करने के लिए। क्या, तो वही क्लासिकल जेनेटिक्स है। लेकिन मेंडल आप लोगों ने मतलब आप बेसिक से देखें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मेंडल की डिस्कवरी थी उससे अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो मेंडल के लॉस को फॉलो नहीं करती, लेकिन वो भी मेथड्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर। लेकिन जो फादर ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स है वो मेंडल ही है। तो क्लासिकल जेनेटिक्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ द टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज ऑफ जेनेटिक्स दैट प्रीडेट द एडवेंट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यानी मॉलिक्यूलर लेवल पर किसी चीज जेनेटिक फाइंडिंग को आप फाइंड करें तो उसके लिए जो आप मेथड्स और टेक्निक यूज करते हैं वो क्लासिकल जेनेटिक्स में फाइंड करेंगे। ठीक है। जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि ये जो है आपके पास राउंड शेप है और एक रिंकल शेप है पी। तो इस तरह उसने एक्सपेरिमेंट किए, उनकी ब्रीडिंग कराई, नेक्स्ट जनरेशन में उसको राउंड शेप ही मिले। उसके बाद जब उसने उस F2 जनरेशन थी तो उसमें रिंकल भी आ गए थे, तो उसने बताया कि ये इस तरह से ये मास्क हो जाता है। तो वो सारी जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो क्लासिकल जेनेटिक्स है। लेकिन बाद में मेंडल के बाद जो डिस्कवरीज हुई उसमें एक जो आउटब्रेक थी वो जेनेटिक लिंकेज थी। जेनेटिक लिंकेज बेसिकली क्या है कि वैसे तो हम मेंडल ने कहा कि हर जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली, मतलब दो अगर जीन है तो दोनों जीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगे। उसने कहा कि जो येलो कलर है और जो ये शेप है, राउंड शेप है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा इकट्ठी रहती हैं। यानी एक क्रोमोसोम है, उसका एक रीजन है, उसके ऊपर 5 जीन्स इकट्ठी लोकेट कर रही हैं। तो वो जहां पे भी जाएंगी वो 5 की 5 इकट्ठी ही जाती हैं, वो चंक वहां से अलग नहीं होता। यानी मियोसिस भी उनको अलग नहीं कर पाती। तो वो जो जीन्स है वो लिंक्ड जीन्स कहलाती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये की डिस्कवरी थी। और इसने क्या बताया था, किसने बताया कि द ऑब्जर्वेशन दैट सम जीन्स डू नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली एट meiosis broke the laws of Mendelian inheritance and provided the science with a way to map characteristic to a location of chromosome। यानी इससे पता लगा कि अगर हम क्रोमोसोम की एग्जैक्ट देखें, क्रोमोसोम पे कोई चीज किस तरह से रिलाय कर रही है, तो हम ज्यादा अच्छी तरह से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो जीन्स ऐसी स्टडी कर रहे हैं कि एक क्रोमोसोम नंबर 5 पे है और एक 6 पे है, तो वो इंडिपेंडेंटली ही असोर्ट करेंगी। इवन ऐसी जीन्स हैं जो क्रोमोसोम नंबर 6 पे ही हैं, लेकिन एक जो है वो उसकी पी आर्म पे और एक क्यू आर्म पे है, तो वो भी इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेंगी। लेकिन अगर क्यू पोजीशन पर ही एक दूसरे के बहुत करीब वो जीन्स लाए कर रही हैं, तो इस वो उनके लिए हार्ड है कि वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट करें। ठीक है, तो वो एक लिंकेज रीजन बना हुआ होता है, वो इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं करता। तो क्लासिकल जेनेटिक्स अब आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी टेक्निक्स जो हम यूटिलाइज करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेवल पर किसी फाइंडिंग के लिए, तो वो क्लासिकल जेनेटिक्स में लाया करता है। और इसमें अमूमी तौर पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस शामिल है, लेकिन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अलावा इसके अंदर ये जो जेनेटिक लिंकेज वाली डिस्कवरीज है वो भी इंक्लूडेड है। उसके बाद है क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। सो बेसिकली क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स क्या है, स्टडी ऑफ कंटिन्यूसली मेजर्ड ट्रेड्स सच एज हाइट और वेट, इसमें हम कलर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, एंड देयर मैकेनिज्म्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉमन लेते हैं एग्जाम्पल,
ह्यूमन की ले लेते हैं। आप ह्यूमन की हाइट देखते हैं, कोई फिक्स नहीं है। जैसे अगर आपने, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, उसने देखा कि जी सीड है, या तो वो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, या येलो होगा या ग्रीन होगा। इसके अलावा उसके पास दरमियान वाला कोई चीज नहीं थी। लेकिन जो इंसान है, वो आपको पता है कि मतलब एक इंसान की हाइट 5 फीट है, एक की 5'1" है, एक की 5.05 भी हो, एक 5'2" है, एक 5'3" है। इनके दरमियान में भी बहुत सी हाइट आती हैं। एक मतलब इनकी जो अगर हम ग्राफ बनाए तो एक बेली शेप जो है वो कर्व आती है। उसका क्या मतलब है कि ये कंटिन्यूस है। अभी बेसिकली एक जीन नहीं होती जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल कर रही होती है। इसी तरह कलर है। आप देखते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं आमतौर पर लोग, इनके ही हम सिर्फ कलर कॉम्प्लेक्शन को देख लें तो कई जो हैं वो ज्यादा ब्लैक हैं, कई जो हैं वो बहुत वाइट हैं, और कई मतलब उसके सेंटर वाला कलर है। लेकिन अगर ये तो हम खाली पाकिस्तानी पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, लेकिन आपको पता है हमारा जो जीन पूल है वो तो ह्यूमन का ऑलमोस्ट सेम है, सेम जीन्स है। अफ्रीकन कंट्रीज वाले आप लोग देखें, वो कितने ब्लैक हैं। इस तरह अगर आप यूरोपियन कंट्रीज का देखें तो उनका कलर में ड्रास्टिक चेंज है। तो बेसिकली मल्टीपल ऑफ जीन्स हैं जो इन ट्रेड्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। और हर एक का जो एक्सप्रेशन है वो डिटरमिन करता है कि क्या हाइट और क्या कलर या क्या वेट जो है उसका होगा। ठीक है। तो ये इसलिए कंटिन्यूसली मेजर ट्रेड्स हैं। It can be the extension of simple Mendelian inheritance in that the combined effect of one or more genes and the environments in which they are expressed give rise to continuous distribution of phenotypic values. For example, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि जो wheat है उसके कलर को 6 डिफरेंट जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं। तो इस तरह से हर एक का जो एक्सप्रेशन है वो उसको चेंज करता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर, मैंने आपको लेंथ की एग्जांपल दी थी, हाइट की दी थी, तो इसके अंदर बहुत सारे हमारे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं। सिर्फ एक जीन के एक्सप्रेशन से हमारी हाइट नहीं कंट्रोल होती। तो मल्टीपल चीजें मिलकर जब एक ही चीज को कंट्रोल कर रही होती हैं तो उनकी जो स्टडी है वो क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है बायोकेमिकल जेनेटिक्स। अब आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है, केमिकल यानी कि हमारी बॉडी की केमिस्ट्री, बायोकेमिकल है ना, तो हमारी बॉडी की जो केमिस्ट्री है उसको हम जेनेटिक लेवल पे जब देखते हैं तो वो बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एक पेशेंट है, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे किसी को म्यूकोपॉलीसेक्रेडोसिस है या म्यूकोलिपिडोसिस है, उसकी बॉडी के अंदर कोई एक एंजाइम होता है जो कि सही से फंक्शन नहीं कर रहा। अब हम पहले उसका देखें कि कौन सी जीन इन्वॉल्व है, वो जो जीन है वो कौन सी प्रोटीन बना रही है। अब वो जो प्रोटीन है, जैसे मैंने आपको एंजाइम बताया, वो एंजाइम क्या रोल प्ले कर रहा है, तो उसकी जो स्टडी मतलब डीप अंदर जाके हम उसकी प्रोटीन लेवल पे उसका रोल बॉडी के अंदर देखते हैं, वो बायोकेमिकल जेनेटिक्स कहलाती है। तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन जीन, प्रोटीन एंड मेटाबॉलिज्म। जैसे वो जो मैंने एंजाइम की बात की, जाहिर है वो एंजाइम जो है उसको कोई ना कोई जीन ही बना रही है ना, तो वो जो रिलेशनशिप है उसकी जो स्टडी है वो बायोकेमिकल जेनेटिक्स में आएगी। दिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ मैनी स्पेसिफिक हेरिटेबल डिजीजेस। नेक्स्ट है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स क्या है? इज द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। यानी सेल की बेसिकली जो स्टडी है, उस सेल की जेनेटिक लेवल वाली स्टडी जो हम क्रोमो स्पेशली हम जैसे क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं वो साइटोजेनेटिक्स में आती है। जिसे आप लोगों ने पढ़ी होंगी, एबनॉर्मेलिटीज हैं जो डाउन सिंड्रोम है, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, ये क्रोमोसोमल नंबर की वेरिएशन की वजह से होती हैं, तो उनकी भी जो स्टडी है वो साइटोजेनेटिक्स में आएगी। अब बहुत सी डिजीजेस ऐसी हैं जिसके अंदर
एक जो है आर्म या हाफ आर्म या कुछ क्रोमोसोम का पोर्शन डिलीटेड होता है या इंसर्टेड होता है, तो वो सारी स्टडी साइटोजेनेटिक्स में आएगी। उसके बाद है बिहेवियरल जेनेटिक्स। अब यानी हमारी बॉडी है, उसके अंदर मल्टीपल जीन्स हैं जो कि बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हैं। तो इस अब इंसान के बिहेवियर की स्टडी तो इतनी मतलब नहीं है कॉमन, लेकिन एनिमल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है बेसिकली। तो उसके अंदर कौन सी जो जीन्स हैं जो उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हैं और किस तरह से उसको वो मैनिपुलेट करके उनका बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है बिहेवियरल जेनेटिक्स में आता है। इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एग्जामिन द रोल ऑफ जेनेटिक्स इन एनिमल बिहेवियर इंक्लूडिंग ह्यूमन। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन पे इतनी स्टडीज नहीं है, लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे बहुत स्टडीज हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल एक जो माउस है उसको जैसे केज में लॉक करके उसको वो देखते हैं कि वो अब उसको फूड देंगे तो वो क्या करेगा, फूड ऊपर लटका देंगे तो क्या करेगा। चिंपैंजीज पे भी स्टडी होती है, तो इस तरह से फिर उनका जेनेटिक लेवल को देखना कि क्या उसमें चेंजेस आई है, वो सारा कुछ बिहेवियर जेनेटिक्स में आएगा। अब है डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। ये मतलब डेवलपमेंट के अंदर जो जो जीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं ऑर्गेनिज्म के, या उनकी स्टडी है। प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ग्रो एंड डेवलप। वही बात है, जेनेटिक्स हर जगह आ जाती है। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर सारा कुछ कंट्रोल ही जीन्स कर रहे हैं, उसकी हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जो स्टडी कर रहे हैं वो जेनेटिक्स है। अब ना बायो की ब्रांच है, उसके साथ अब डेवलपमेंटल जैसे बायोलॉजी है, तो आपको पता है वो क्या है, कि आपने देखना है कि डेवलपमेंट में क्या रोल है बायो का। तो डेवलपमेंटल जेनेटिक्स क्या है, हम उन जीन्स को देख लेंगे जो डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो रही हैं। इसके बाद है कंजर्वेशन जेनेटिक्स। ये भी आपने कंजर्वेशन बायोलॉजी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर क्या था कि आपने देखना है कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर किया जा सकता है। जो इंडेंजर्ड एनिमल है उनको किस तरह से हम महफूज कर लें कि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाएं। तो इसी तरह कंजर्वेशन जेनेटिक्स क्या है कि हम जेनेटिक मेथड्स को अप्लाई करें। फॉर एग्जाम्पल उनके अंदर अब एक ऑर्गेनिज्म हमें पता है कि वो बहुत मतलब फास्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है, और एक ऑर्गेनिज्म जो एक्सटिंक्ट होने वाला है उसकी रिप्रोडक्ट मतलब जो एबिलिटी है रिप्रोडक्शन की वही बहुत कम है। तो कोई हम उसकी उसी की दूसरे की स्टडी करके उसमें वो जो जीन है अगर हम इसमें इंसर्ट कर दें, या हम देखें कौन से सेट ऑफ जीन है जिसमें इसका एक्सप्रेशन रुका हुआ है, तो उसको हम एलिवेट करें किसी तरह से बाहर से कोई ट्रिगर दे के, तो इस तरह से उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसकी कंजर्वेशन करें, तो वो कंजर्वेशन जेनेटिक्स में आएगा। क्या है? इट इज द इनडिसिप्लिनरी साइंस दैट एम्स टू अप्लाई जेनेटिक मेथड टू द कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब इसमें मेटिंग भी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक जो है वो ब्लैक काउ है, ठीक है, और एक जो है वो वाइट है। तो अब मैं ये एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, इससे कोई मतलब कोई जेन्युइन चीज मुराद नहीं है, लेकिन आप देख रहे थे कि जो वाइट काउ थी वो इस तरह से सरवाइव नहीं कर पा रही थी, उससे इन्वायरमेंटल टेम्परेचर नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो उसकी हमने मेटिंग उसके साथ करा दी। अब उसके जो आगे से बच्चे होंगे उसमें कुछ वाइट भी होंगे, लेकिन उनके अंदर क्योंकि जीन्स ब्लैक वाले से आई होंगी कुछ, तो वो जो है वो उनकी जो सर्वाइवल का रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से जो साइंटिस्ट हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके कंजर्वेशन को इंक्रीज करते हैं। आगे है इकोलॉजिकल जेनेटिक्स। चलो ये जैसे आपने इकोलॉजी बायो में पढ़ा हुआ था, आपको पता था कि क्या है, इन जो इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन है उनकी जो सारी स्टडी वो इकोलॉजिकल मतलब इकोलॉजी थी। तो इकोलॉजिकल जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इन नेचुरल पॉपुलेशंस। जैसे हम पाकिस्तानी पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में आपको पता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में सिकल सेल एनीमिया और क्या उसको कहते हैं थैलेसीमिया, मतलब थैलेसीमिया खास तौर पे, और हेयरिंग लॉस है। इस तरह की डिजीजेस जो हैं वो बहुत तेजी से फैल रही हैं। तो उनकी जो हम स्टडी करेंगे कि हमारे पाकिस्तानी पॉपुलेशन में ये चीज इतनी है, इस तरह बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं उनके अंदर डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं वो फंड फाउंडर म्यूटेशंस की वजह से फैले हुए हैं। तो उनकी जो स्टडी है उनके एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए वो इकोलॉजिकल जेनेटिक्स है।
फिर है एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स से आपने एवोल्यूशन पढ़ा है कि आपको पता है कि किस तरह से चेंजेस वगैरह आती हैं, तो उसी को आप जेनेटिक्स लेवल पे जब आप देखेंगे तो वो एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स है। कि आप देखेंगे कि कौन से सेट ऑफ जीन्स पहले थे इस ऑर्गेनिज्म में, जो कि अब मतलब कुछ जो है वो स्विच ऑफ हो गए हैं, कुछ नए सेट ऑफ जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि क्या जेनेटिक लेवल पर चेंज आया था जिससे इसके अंदर ये वाली नई नई चीज आ गई है या ये वाली चीज निकल गई है। बृहद जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा। ये क्या है, हम क्या करते हैं कि हम कोई जेनेटिक मेकअप ही चेंज कर देते हैं। जैसे ये बहुत एक कॉमन चीज है कि आपने हमारी बहुत सी मेडिसिन इस तरह से बन रही हैं, इंसुलिन इस तरह से बन रही है कि इंसुलिन की जो जीन है वो लेकर उसको एक प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं। वो एज अ वेक्टर रोल प्ले करता है और उसको फिर जो इकोलाई हमारे पास बैक्टीरिया है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करवा के तो उसके अंदर उसको ग्रो करवाया जाता है। अब वो बिल्कुल उसी तरह से ग्रो करता है जैसे उसके अंदर मौजूद नेचुरल उसका सिस्टम है प्लाज्मिड्स का। तो वो उस तरह से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि वो उसमें प्रोमोटर वगैरह सारा कुछ डाला होता है तो इंसुलिन जो है वो जब हम उसको ट्रिगर करते हैं तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। और वो इंसुलिन जो है उसको डायरेक्टली जब प्रोड्यूस करने के बाद प्योरीफाई करके आप मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो ये तो मैंने बहुत कॉमन सी एग्जांपल दी, लेकिन बहुत से एंजाइम्स जो फैक्ट्री में यूज हो रहे हैं वो भी इसी मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं। पहले उसका जीन सीक्वेंस जो है वो ड्राइव किया जाता है कहीं से। फॉर एग्जांपल एक एक हमारे पास बैक्टीरिया है जो कि 96 टेम्परेचर तक भी बेयर कर लेता है। तो हमें पता है कि उसका जो एंजाइम है वो बहुत ज्यादा थर्मोस्टेबल होगा। तो अगर हमने उसको यूज करना है किसी बेकरी के अंदर, तो हम उस बेकरी के अंदर हम हाई टेम्परेचर भी देना पड़ जाए तो हमें पता होगा वो एंजाइम डिग्रेड नहीं करेगा, कम क्वांटिटी में डालना पड़ेगा। तो वो वहां से आइसोलेट करते हैं पहले, फिर उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू प्लाज्मिड में डाल के इकोलाई में ग्रो कराया जाता है और उसके बाद उसको प्योरीफाई करके आप फैक्ट्री में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक कॉमन से मेथड है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इज द डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स जीनोम यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। अब ये ह्यूमन पे तो नहीं स्टडी की जाती कि जैसे मैंने आपको बेसिक एग्जांपल ई कोलाई की बताई, लेकिन हम जिब्रा फिश पे भी ये काम करते हैं, माउस पे भी काम करते हैं, इवन लिजर्ड्स पे, ड्रोसोफिला पे, बहुत से ऑर्गेनिजम्स मॉडल ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूज हो रहे हैं, उन पे ये काम हो रहा है। न्यू डीएनए में बी इंसर्टेड इन द होस्ट जीनोम बाय फर्स्ट आइसोलेटिंग and copying the genetic material of interest using molecular cloning methods to generate a DNA sequence। ये भी मैंने आपको क्या बताया था पहले कि जैसे एक बैक्टीरिया है थर्मोस्टेबल, उससे हमने आइसोलेट किया, तो वही आपको बता रहे हैं कि पहले हम जो है वो आइसोलेट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, फिर एक क्लोनिंग के जरिए से वो सीक्वेंस हमारे पास जब आ जाता है उसको लेके हम होस्ट के जीनोम में इंसर्ट करवा देते हैं। या दूसरा मेथड क्या है, उस डीएनए को सिंथेसाइज करवाएं, सिंथेसाइज करवाने के बाद उसको इंसर्ट करके होस्ट में डाल दें। यानी दो मेथड है, या तो वो हमारे पास बैक्टीरिया हो उसमें से हम वो जीन निकालें, लेकिन अगर आपके पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर वो सिंथेसाइज करवा लिया जाता है। उसके बाद है मेटाजेनिक्स। ये मेरे ख्याल से मेटाजेनोमिक्स होना चाहिए था, जो मेटाजेनिक्स लिखा हुआ है। चलिए क्या है, इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट स्पेसिफिक एंजाइम प्रोटीन और अदर बायोकेमिकल फ्रॉम सिंपलर स्टार्टिंग मटेरियल। ये ऐसे ही जब मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, ये वही चीज है इधर। द जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ ई कोलाई विद स्पेसिफिक टास्क ऑफ प्रोड्यूसिंग ह्यूमन इंसुलिन फ्रॉम स्टार्टिंग अमाइनो एसिड इज एन एग्जाम्पल। अब इसमें मतलब जो मेन चीज आपको समझाने वाली है वो ये है कि ये तरीका बहुत सस्ता होता है। किस सेंस में कि जो बैक्टीरिया है उसको हमने बैक्टीरिया ग्रो करवाने के लिए जो हम खाने के लिए उसको देते हैं ना, तो वो एक्सपेंसिव चीज नहीं देते। हम क्या करते हैं, दूसरी फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है उसके जरिए से ही फैक्ट्री वाले मीडिया प्रिपेयर करके उसको दे देते हैं। तो वो स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वो सिंपलर होता है उनके लिए, तो इस वजह से उनको एक्सपेंसिव नहीं पड़ता। आगे है जिनोमिक्स। जिनोमिक्स इज अ डिसिप्लिन।
Genomics is the discipline in genetics that applies recombinant DNA sequencing methods, and bioinformatics to sequence, assemble, and analyze the function and structure of genomes, the complete set of DNA within a single cell of organism. यानी बेसिकली ये आपको पता चला है कि अब जैसे ही एक हम है पूरे, हमारा कंप्लीट सेट ऑफ जो जीन है वो जीनोम कहलाता है ना। तो हम कहने कि डीएनए सीक्वेंसिंग की टेक्निक्स को यूज करके उसको रीएनालाइज करें, उसके फंक्शन को देखें, ये मेथड्स यूज करें, तो ये सारा कुछ कंबाइन करके ये जीनोमिक्स कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, अब वो किस वजह से है उसको आपने फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का बताया था कि म्यूकोपॉलीसेक्रेडोसिस है, वो एक एंजाइम की वजह से हो रही है। तो आप उसका जो पूरा जीनोम है, म्यूकोपॉलीसेक्रेडोसिस मैंने आपको एक टर्म बोल दी, लेकिन म्यूकोपॉलीसेक्रेडोसिस के कई टाइप्स हैं। अब आपको बाजाहिर लग रहा है कि इसको म्यूकोपॉलीसेक्रेडोसिस है, डॉक्टर्स को वैसे वो बगैर टेस्टिंग के भी बाज दफा डायग्नोज कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर टेस्टिंग के लिए उसको जेनेटिक लेवल पे टेस्ट अगर किया जाए तो वो जिनोमिक्स के अंदर आएगा। जिससे हम फॉर एग्जांपल उसकी नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग करवाते हैं, जिसमें एक्सोम सिक्वेंसिंग आ जाती है, जिसके अंदर जीनोम सिक्वेंसिंग आ जाती है। उससे आपके पास कंप्लीट सेट ऑफ एक्सोन उसका आपके पास होगा। आप उसमें से वेरिएंट फाइंड करेंगे कि अच्छा इस चेंज की वजह से इसमें यह डिसऑर्डर है, तो वो जीनोमिक्स है स्टडी कि ह्यूमन जेनेटिक्स। अब ये जो जीनोमिक्स थी ना, मैंने आपको ह्यूमंस के जरिए से बस बताया, लेकिन अगर आप ये माउस के अंदर ये डिसऑर्डर क्यों है, ये जिब्रा फिश में ये डिसऑर्डर क्यों है, तो वो सारी स्टडी जीनोमिक्स में थी। लेकिन ह्यूमन जेनेटिक्स क्या है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की स्टडी करेंगे। अब सारी जो बायो की ब्रांचेस, बायो की नहीं सॉरी, जो जेनेटिक्स की सारी ब्रांचेस जो ह्यूमन के साथ लिंक करेंगी भी ह्यूमन जेनेटिक्स में आएंगी। जैसे साइटोजेनेटिक्स में ह्यूमन के क्रोमोसोम को आप स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स का पार्ट है। जो आप इकोलॉजी ह्यूमन की देख रहे हैं, ह्यूमन की पॉपुलेशन देख रहे हैं, वो ह्यूमन जेनेटिक्स है। ठीक है, इसमें इसमें क्या किया है, कहा है क्लासिकल जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोकेमिकल जेनेटिक्स, जेनोमिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, यानी ईच एंड एवरीथिंग जो ह्यूमन से रिलेटेड है वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर है मेडिकल जेनेटिक्स। ये भी आपको नाम से पता लग रहा है कि जेनेटिक्स की वो फील्ड जो मेडिकल से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल डिजीज की ही हम बात करें कि कोई डिजीज है, वो किस वजह से हुई, उसको जेनेटिक लेवल पे आप देख रहे हो, तो वो मेडिकल जेनेटिक्स है। इसमें क्या आ जाएगा, डिजीज का डायग्नोसिस है, फिर आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डिजीज इस वजह से है, तो उसकी मैनेजमेंट किस तरह से होगी, तो वो सारा कुछ इसके अंदर आएगा। Medical genetics differ from human genetics in that human genetics is a field of scientific research that may or may not apply to medicine। लेकिन जो मेडिकल जेनेटिक्स है वो एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स टू मेडिकल की है। यानी ह्यूमन जेनेटिक्स में जैसा फॉर एग्जांपल आप पॉपुलेशन जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हो, उसका मेडिकल से कोई लिंक नहीं है। आप बस ये देख रहे हो कि इसमें जीन पूल क्या था, बस, और कुछ भी नहीं आप चेक कर रहे, तो उसका मेडिकल से लिंक नहीं है। लेकिन आप स्पेसिफिकली जेनेटिक डिसऑर्डर को स्टडी कर रहे हो, आप उसके ट्रीटमेंट को फाइंड आउट करना चाह रहे हो, आप उसकी मैनेजमेंट करना चाह रहे हो, डायग्नोज प्रॉपरली करना चाह रहे हो, तो वो मेडिकल से रिलेटेड है, तो वो मेडिकल जेनेटिक्स में आएगा। फिर है माइक्रोबियल जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स जो है वो माइक्रोब्स की, वो माइक्रोबियल जेनेटिक्स होगी। इसमें क्या है, involve the study of genotype of microbial species and also the expression system in form of phenotype. It also involves the study of genetic processes taking place in these microorganisms, for example, recombination. अब इन्हीं माइक्रोबियल जेनेटिक्स की स्टडी से ही हमें मेथड्स पता चलते हैं कि माइक्रोब्स कौन से मेथड्स को यूज करते हैं, और उन्हीं के मेथड्स को आप ये मैनिपुलेट करके सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको पता है रिकॉम्बिनेशन उनका एक मेथड है, फिर रिकॉम्बिनेशन को ही हम यूज करते हुए हम साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस भी अपने जीनोम में करवाते हैं। तो ये एक जो स्टडी माइक्रोब की आप कर रहे हैं कि उसके अंदर ये सारा कुछ किस वजह से हो रहा है, वो माइक्रोबियल जेनेटिक्स है।
मोलिक्यूलर जेनेटिक्स क्या है? ये जेनेटिक्स की सारी जो ब्रांचेस है ना, इंटरलिंक्ड है। यानी एक चीज जो, जैसे मैंने आपको एक बताई थी मेडिकल की, मैंने एक टर्म आपसे बोली, वही म्यूकोपॉलीसेक्रेडोसिस की आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, वो बायोकेमिकल जेनेटिक्स में भी आएगी, ह्यूमन जेनेटिक्स में भी आएगी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में भी आएगी, मेडिकल जेनेटिक्स में भी आएगी। इवन अगर वो एंजाइम उस, जो बच्चा है म्यूकोपॉलीसेक्रेडोसिस की बहुत से टाइप्स में शॉर्ट स्टेचर होता है, तो वो उसके डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर रही है, वो डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में भी आए। तो इसलिए आपको ये एक फिक्स चीज को ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ ये है, उसकी स्टडी मल्टीपल ब्रांचेस में फॉलो करेगी। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स भी क्या है कि जेनेटिक लेवल पर आप कोई जेनेटिक स्टडी आप जो मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए क्रोमोसोम के लेवल पे करते हैं, आप देखते हैं कि कौन से चेंज की वजह से इसमें ये डिजीज आई है, तो वो क्या है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है। इसमें आप फंक्शंस को भी चेक करते हैं, जीन्स। तो इट इज द फील्ड ऑफ बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। Molecular genetics employs the method of genetics and molecular biology to elucidate the molecular function and interactions among genes. It is so called to differentiate it from other subfield of genetics such as ecological genetics and population genetics. यानी उनसे डिफरेंट है, लेकिन जब आप मोलिकुलर लेवल पर कोई चेंज देख रहे हैं तो वो मोलिकुलर जेनेटिक्स में ही आता है। जैसे आपने, मैंने अभी आपको दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि जो बीटा थैलेसीमिया है, ये सिकल सेल एनीमिया है, ये एक वेरिएंट की वजह से होता है, एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। तो वो आप देखें कि जीन, आपके ये वाली जो जीन है, इस ये वाला क्रोमोसोम की ये वाली पोजीशन है, इस जीन की ये वाली पोजीशन है, ये न्यूक्लियोटाइड इसमें चेंज हुआ, फिर आपको पता चलेगा बेसिकली ये वाला इस प्रोटीन का ये वाला अमाइनो एसिड इसमें चेंज होने की वजह से ये डिजीज आई। तो ये जो सिनेरियो है पूरा, ये मोलिकुलर जेनेटिक्स में भी है, ह्यूमन जेनेटिक्स में भी है, और मेडिकल जेनेटिक्स में भी है। आगे है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है? इज द स्टडी ऑफ allele frequency distribution and change under the influence of a four main evolutionary processes, that is natural selection, genetic drift, mutation and gene flow. It also keeps account of factors of recombination, population subdivision, population structure. It attempt to explain such phenomena as adaptation and speciation. अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एक मतलब एक फैमिली है, चले एक नहीं दो तीन फैमिलीज हैं, जिन्हों को एक नया जजीरा मिला। अब तो मतलब ये पुराने सिनेरियो की हम बात करें, जब अभी दुनिया आबाद हो रही थी, अब तो तकरीबन सारी खुश्की के हिस्से आबाद हो चुके हैं। अब वो फैमिलीज जो थी, पहले एक ने जाके वहां से जजीरा तलाश किया, उन्होंने देखा कि वो खाली जगह है, उन्होंने कहा ये खाली जगह है, वहां कोई नहीं है, हम वहां पे चले जाते हैं। वो सारे रिश्तेदार जो चार पांच उनकी फैमिलीज थी वो उधर जाके चली गई। अब वो एरिया ज्यादा था, लोग वहां पर थोड़े थे, और जजीरा था, तो पानी की वजह से वो दूसरे एरिया से दूर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शादियां आपस में करते चले गए, करते चले गए। अब वो लोग जो इनिशियल 50 थे सिर्फ, वो बढ़ के अब थाउजेंड्स में चले गए। लेकिन अब क्या होगा, उनके अंदर जो जीन पूल है, उनके जो चेंजेस हैं वो सेम है। अब उन सारों की शक्लें मिलती जुलती होंगी। कोई डिजीज है तो उनके अंदर एक दो डिजीजेस होंगी जो मोस्ट प्रोमिनेंट होंगी, बाकी डिजीजेस उनमें होंगी ही नहीं। कलर है, हाइट है, हर चीज उनकी काफी मिलती जुलती होगी। एक जो वेरिएशन होती है जैसे एक इन्वायरमेंट में, वो नहीं हो। तो वो बेसिकली एक फाउंडर पॉपुलेशन भी कहलाती है, जिसने वहां पर जाके इतनी सी जैव, वो इतने ज्यादा फैल गए हैं। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर अगर चेंजेस जो आएंगी वो सिर्फ उनके इन्वायरमेंट में किस तरह से वो अडेप्ट किए उस तरह की होंगी, लेकिन उनका जो जीन पूल है वो बहुत ज्यादा कंजर्व हो गया। तो उनकी जो स्टडी है वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स कहलाती है। अब उसके अंदर कुछ जो होंगे वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, तो वो ही निकल जाएंगे नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, सर्वाइवर्स खाली वहां पर रह जाएंगे। तो ये थोड़ी सी इस तरह की जो टर्म्स, इनको जो हम स्टडी करते हैं, वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आते हैं। उसके बाद साइकियाट्रिक जेनेटिक्स है। अब साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी जो स्टडी है जेनेटिक लेवल पे, वो साइकेट्रिक जेनेटिक है। जैसे शिजोफ्रीनिया, बाइपोलर,
ऑटिज्म, ये सारे डिसऑर्डर्स हैं। अब आमतौर पर जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को बहुत कम फॉलो करते हैं, उसकी बहुत कम रिपोर्ट्स हैं। आमतौर पर ये जीन एसोसिएशन स्टडीज होती हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत से स्निप्स होते हैं जो अगर ज्यादा प्रोमिनेंट, मतलब ऐसे होता है कि 60 जिसमें ये स्निप्स हैं, उनको इतने परसेंट चांस है कि उनको ये डिसऑर्डर हो। तो उसकी जो स्टडी है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स की, उन स्निप्स की, उसको वो साइकेट्रिक जेनेटिक्स में आती है। तो इसे इट इज द सब फील्ड ऑफ बिहेवियरल न्यूरोजेनेटिक्स, studies the role of genetics in psychological conditions such as alcoholism, schizophrenia, bipolar disorder, and autism. The basic principle behind the psychiatric genetics is that the genetic polymorphisms, as indicated by linkage to, for example, a single nucleotide polymorphism, are part of the etiology of psychiatric disorders. उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की, फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चंस करें। आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका आंसर दिया जाएगा। और अगर आप कोई भी जेनेटिक्स से, माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है जो आपको नहीं समझ आ रही और आप चाहते हैं कि उसकी आपके चैनल पर वीडियो हो, तो आपके पास नंबर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर दिए होते हैं। आप किसी भी नंबर पर राब्ता करें और उनको आप बताएं कि इस सब्जेक्ट की हमें बायो की वीडियो चाहिए, और जो है वो आप हमें वो सब्जेक्ट का जो आपका हैंड आउट है उसका पीडीएफ शेयर करें, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपको बना के भेज दी जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दे के जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।